आज का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आर्मी के एक्शन से रिलेटेड है। देखो, राजनाथ सिंह ने एश्योरेंस दी है सिविलियंस को कि जिसने भी सिविलियंस के साथ टॉर्चर किया है उनके साथ न्याय होगा और आगे से JNK में पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, हाई स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम JNK में इमर्ज होकर ना आ सके। देखो, हम लोग इसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है उस रीजन में बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज होता रहता है, टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव रहती हैं, तो उसमें आर्मी को टैकल करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस केस से रिलेटेड राजनाथ सिंह ने सिविलियन के साथ जो टॉर्चर हुआ है उसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की गारंटी दी है। दूसरा आर्टिकल, जयशंकर जो है पुतिन से मीट हुए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कह सकते हैं, वो जो है पुतिन से मीट हुए और कॉन्फिडेंस जताया कि एनुअल समिट में अच्छे रिटर्न आएंगे। देखो क्या होता है, हमारा रसिया से बहुत अच्छा संबंध रहा है आज़ादी के बाद से, क्योंकि इसके साथ हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी भी है। जिस फ्रेंडशिप ट्रीटी के साथ अमेरिका ने साथ नहीं दिया था पाकिस्तान की वॉर में और रसिया ने उस टाइम पर हमारा साथ दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। ये मेनली जो है मेंस पर्सपेक्टिव से है कि किस तरह से पुतिन ने जियो स्ट्रेटजिक जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दी है इंडिया को, सिक्योरिटी फील्ड में बहुत ज़्यादा सप्लाई की है, इंडिया का बुरे वक्त में भी साथ दिया है। तो इस तरह की न्यूज़ है। देखो, अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रंट पेज का अमोनिया से रिलेटेड। देखो क्या हुआ है, तमिलनाडु में साइक्लोन आने के बाद क्या हुआ है, अभी एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की पाइपलाइन अमोनिया से रिलेटेड फट गई। तो अमोनिया से फटने के बाद बहुत सारे लोगों को हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। तो अमोनिया हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर UPSC पूछता है क्या अमोनिया कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है। इस तरह से क्वेश्चन UPSC के द्वारा पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया कितने % फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ होती है, अमोनिया का क्या रोल है ट्री के प्रोडक्शन में और ट्री की ग्रोथ में। ठीक है, तो देखो अमोनिया क्या है, एक ट्राई हाइड्रो नाइट्रोजन है, मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं, एक नाइट्रोजन होता है। अमोनिया बिल्डिंग ब्लॉक है अमोनियम नाइट्रेट का, जो यूज होता है एग्रीकल्चर में एज ए हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। मतलब हम अमोनिया से अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं और ये अमोनियम नाइट्रेट एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत यूज़ होती है एज अ फर्टिलाइज़र। ठीक है, अमोनिया हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में और ये सॉइल, एयर और वाटर तीनों में मिल जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन UPSC के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। UPSC पूछता है क्या अमोनिया केवल एयर में मिलता है, क्या अमोनिया केवल सॉइल में मिलता है, क्या अमोनिया केवल वाटर में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमोनिया जो है आपको सब जगह मिल जाएगा, सॉइल में भी मिल जाएगा, एयर में भी मिल जाएगा, वाटर में मिल जाएगा। ठीक है, नेचुरली अमोनिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है जब एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, तो उस केस में किडनी क्या करती है, अमोनिया को रिलीज करती है उस एक्सेस एसिड मात्रा को क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, किडनी सेक्रेट करती है, सेक्रेट करने का मतलब होता है रिलीज करती है। ठीक है, ये हाईली डाइल्यूटेड होती है इन्वायरमेंट में और ये ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट नहीं करती। अगर इन्वायरमेंट में हाईली डाइल्यूट नहीं होगी तो क्या होगा, इसका जो कंसनट्रेटेड फॉर्म है वो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करेगा। ठीक है, अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। देखो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कहा है कि मैक्सिमम अमोनिया की जो मात्रा है ड्रिंकिंग वाटर में 0.5 ppm होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.5 ppm आपकी अमोनिया की मात्रा अलाउ है ड्रिंकिंग वाटर में। ppm का मतलब होता है कि पर्टिकुलर लीटर में, मतलब ये पैमाना है, जैसे पर लीटर हो गया, पर 1000 लीटर हो गया, तो इस तरह से होता है। तो 0.5 ppm का मतलब हो गया कि कितने लीटर में कितना हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो 0.5 ppm अलाउ है पर लीटर। ठीक है, अमोनिया की मैक्सिमम लिमिट। यूजेस क्या है, देखो इंडस्ट्री में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपको पता होगा लिक्विड की तरह इसे स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर में और गैस की तरह स्टोर किया जाता है लो टेम्परेचर में। मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा अमोनिया का यूज़ होता है। 80% जो अमोनिया हम लोग कंजर्व करते हैं या उसे प्रोटेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है UPSC के लिए। UPSC ऐसे पूछेगी क्या 50% से ज़्यादा जो अमोनिया है वो फर्टिलाइज़र्स में
यूज़ होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या 50% से कम अमोनिया फर्टिलाइजर्स में यूज़ होती है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ यूज होती है, ठीक है। अब हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है, अगर अमोनिया मॉइस्चर की फॉर्म में, देखो हमारी जो बॉडी होती है उसमें बहुत मॉइस्चर होता है, अगर अमोनिया इंटरेक्ट कर जाती है हमारी बॉडी से, स्किन से, आई से, ओरल कैविटी है, रेस्पिरेटरी, तो ये हमारी बॉडी के सेल मेम्ब्रेन जो होती है, देखो हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है, ऐसे सेल्स होती हैं, तो पर्टिकुलर सेल, सारी सेल मिलकर एक ऑर्गन बनाती हैं। ये ऑर्गन क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन पर्टिकुलर काम करते हैं, जैसे लंग्स हो गए, ये किडनी हो गई, तो इनको जो इन सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है, अल्टीमेट क्या होता है, सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। अमोनिया अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में इनहेल कर ली जाती है तो लंग्स को नुकसान बहुत पहुंचाती है और इरिटेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो ये अमोनिया से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आप इसमें 2-3 फैक्ट जरूर नोट कर लेना कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में कितनी अमोनिया यूज़ होती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कितनी मात्रा अमोनिया की अलाउ की है, और अमोनिया किस किस फील्ड में पाई जाती है। ये 3 पॉइंट आप कॉपी पर नोट कर लेना, बाकी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से। देखो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्यों इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ओनली टाइगर रिजर्व है इन बिहार, मतलब केवल ये एक ही टाइगर रिजर्व है जो बिहार में स्थित है। तो इसमें क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है और सराहा है। 2018 में 31 टाइगर थे और आज वहां पर 54 टाइगर मौजूद हैं। बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलावा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको भी टाइगर बनाना चाहती है। अगर ये टाइगर बन जाता है तो 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, जिससे उसके बेनिफिट मिलेगा। देखो टाइगर बढ़ने के पीछे रीज़न क्या रहा है, सैंड और स्टोन माइनिंग कम कर दी गई है, यहाँ पर हाई रेगुलेशन लगाए गए हैं ताकि वहाँ पर इलीगल माइनिंग ना हो सके और सैंड का मिसयूज़ ना हो सके। इकोसिस्टम जोन को प्रोटेक्ट किया गया है, इको सेंसिटिव जोन को, और ग्रासलैंड कवर को बढ़ाया गया है। ग्रासलैंड कवर बढ़ाने के बाद क्या हुआ है, प्रे की पॉपुलेशन बढ़ी। प्रे क्या बोलते हैं, जैसे क्या होता है, टाइगर को बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, हिरन वगैरह, तो हिरन वगैरह को ही प्रे बोलते हैं। तो इनको प्रे की पॉपुलेशन बढ़ाई गई है और लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ाया गया ताकि वो टाइगर पर गोली ना चला दें। अगर वो रेजिडेंशियल एरिया में आ जाते हैं तो उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके, मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ जो कन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सके, और बंदूक को भी लाइसेंस इजीली इशू ना किए जाएं टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया में, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वेरी गुड कैटेगरी में रखा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। देखो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कुछ फैक्ट हैं, ये ओनली टाइगर रिजर्व है बिहार में, ये हिमालयन तराई रीजन में है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसका बॉर्डर नेपाल से मिलता है नॉर्थ में और उत्तर प्रदेश में मिलता है ईस्ट में। आप ये याद रखना, ये केवल एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। यूपीएससी ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा था कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इतना टफ क्वेश्चन किसी से हो तो नहीं पाया होगा, मगर आप अगर याद रख सकते हैं तो याद रखना कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, जो है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये गैंगटिंग प्लेन बायोजोग्राफिकल एरिया में है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तराई और भावर एरिया पाया जाता है। फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा है इस टाइगर रिजर्व में, 85% फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। रिवर जो है गंडक रिवर गुजरती है, पंदाई, मनौर, हरा, मसन, बप्सा, ये जो है टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती हैं। देखो ये टाइगर रिजर्व की लोकेशन दिखाई गई है, नॉर्थ में जो है नेपाल से है और जो हमारे वेस्ट में जो है यूपी से मिलता हुआ है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ पता ही होना चाहिए। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टेचुटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, जो स्टेबलाइज की गई थी 2005 में। टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई थी उसकी रिकमेंडेशन के बाद। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया 2006 में, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को एक स्टेचुटरी स्टेटस प्रोवाइड किया, पावर प्रोवाइड किए और फंक्शन असाइन किए गए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइगर की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना और प्रे को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ मौजूद कराना। अकाउंटेबल ठहराता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अगर वो इसकी गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं। प्रोवाइडिंग ओवरसाइट पावर, पार्लियामेंट को ये ओवरसाइट पहुंचाता है कि किस तरह से टाइगर को हम कंजर्व कर रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी किसके द्वारा हेड की जाती है, हेड कौन करता है, इसका मतलब चेयरमैन कौन होता है, आप ये बताइए, हम आपको ज़रूर उस पर
रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है हमारा मॉन्ट्रीन प्रोटोकॉल से। देखो इंडिया ने क्या किया है, जो मॉन्ट्रीन प्रोटोकॉल हुआ है उसमें से जो कंडीशन डिसाइड हुई थी, जो प्रोटोकॉल में टारगेट डिसाइड हुए थे, उन टारगेट को इंडिया ने पहले ही अचीव कर लिया है, सरपास कर दिया है। और ये इससे क्या होगा, ग्लोबल एफर्ट जो हो रहे हैं कूलिंग के लिए वो हम अच्छे से अचीव कर सकेंगे। देखो सक्सेसफुल फेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग क्लाइमेट वार्मिंग केमिकल HCFC 141B, मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B को इंडिया ने फेज आउट कर दिया है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिमूव करने के लिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिमूव करने की दिशा में इंडिया आगे बढ़ रहा है। इंडिया ने 35% जो है फेज आउट कर दिया है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को, और इसका जो टारगेट है 44% वो उसको हम अचीव कर लेंगे इन फ्यूचर। देखो बैकग्राउंड देख लो कि कैसे क्लाइमेट चेंज से मॉन्ट्रीन प्रोटोकॉल रिलेट करता है, क्यों ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए मॉन्ट्रीन प्रोटोकॉल आया, क्या रीज़न था। देखो क्या हुआ, 1989 से पहले बहुत सारे वियना कन्वेंशन वगैरह आए, उसमें एक बात हुई कि ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है। हमारी ओजोन जो है साउथर्न ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, अंटार्कटिका वाले रीजन में डिप्लीट हो रही है, जिसे ओजोन होल कहा जाता है। एक्चुअली ये ओजोन होल नहीं होता है, इसका साइज जो है वो पतला हो जाता है, और पतला होने से क्या होता है, रेडिएशन अंदर आने लगता है, और ये रेडिएशन कैंसरस होता है। कैंसरस का मतलब क्या है कि आपको कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, और स्किन कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। इसको, ये जो ओजोन लेयर है इसको प्रोटेक्ट करना अति आवश्यक था, इसलिए 1989 में वियना कन्वेंशन के बाद एक मॉन्ट्रीन प्रोटोकॉल आया। मॉन्ट्रीन प्रोटोकॉल में क्या एम बताया गया कि हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे कार्बन फ्लोरोकार्बन, पहले स्टार्टिंग में यही पता था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है ओजोन को, तो इसको ही हम सबसे पहले मिनिमाइज करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया गया, एयर कंडीशंस में और रेफ्रिजरेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत यूज हुआ था, तो इनको टारगेट दिया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आप डिप्लीट खत्म कीजिए, धीरे धीरे उस पर ख़त्म किया गया, जिससे हार्मफुल इम्पैक्ट जो पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड्स हो रहे थे रेडिएशन से, ओजोन से आने वाले को, उसको कम किया गया। धीरे धीरे के पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। देखो यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बताया, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तो यूज़ होता रहा, अभी भी यूज़ हो रहा है, मगर अभी हमारा टारगेट क्या है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिमूव करना। ये जितनी जल्दी हम रिमूव कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर है, तो इसको हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिमूव किया जा रहा है। फिर अगली दिशा में हम बढ़ेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। देखो क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन विद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन विच डू नॉट डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नहीं डिस्ट्रॉय करती है, बाकी चीजें डिस्ट्रॉय करती हैं। आगे क्या बताया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सॉल्व वन प्रॉब्लम बट कंट्रीब्यूट इन मेजर वे अनदर। मतलब आगे फ्यूचर में जब रिसर्च हुई तो पता चला हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है, डिप्लीट कर रही है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिमूव करने के लिए किगाली अमेंडमेंट आया। किगाली अमेंडमेंट अक्टूबर 2016 में आया। इसमें डिसाइड हुआ कि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिमूव करेंगे, और पर्टिकुलर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री को मॉन्ट्रीन प्रोटोकॉल के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिमूव करने के लिए आपको टारगेट दिए गए, ठीक है। किगाली अमेंडमेंट में क्या डिसाइड हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है। अब देखो इसमें गोल क्या डिसाइड हुआ, गोल is to achieve over 80% reduction in hydrofluorocarbon consumption by 2047। मतलब 2047 तक हमें 80% HFC को रिमूव करना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, देखो HFC आर करंटली यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एयर कंडीशन। मतलब अभी भी हम HFC को यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, इसे इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि जो इससे ज्यादा हार्मफुल है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC और CFC को रिमूव किया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज्यादा यूज हो रहा था,
तो उसको धीरे धीरे ख़त्म किया गया। फिर पता चला हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो इससे भी धीरे धीरे रिमूव किया जा रहा है। फिर कहीं हम HFC को रिमूव करेंगे। अब डेवलप्ड कंट्री का क्या टारगेट है कि 2019 के लेवल्स है HFC को रिमूव करेंगे, जबकि डेवलपिंग कंट्री को क्या टारगेट दिया गया है कि आप HFC को फ्रीज कर देंगे, मतलब उसका कंजम्पशन बंद कर देंगे 2024 के बाद। ये धीरे धीरे टारगेट अचीव किए जाएंगे। किगाली अमेंडमेंट जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद आया एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट था जिससे ग्लोबल वार्मिंग को रोक मिली। देखो मैंने बताया नहीं, 1985 में वियना कन्वेंशन आया था। इसमें बताया गया था कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, ये फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है। जो डैमेज हो रहा है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर में। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया जो ओजोन लेयर को डिप्लीटिंग कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिमूव किया गया, फिर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को HFC को रिमूव करने की दिशा में आगे बढ़े। यही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं किस तरह से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में पता चला। जैसे हमें CFC के बारे में पता चला, ब्रोमीन के बारे में पता चला, हेलॉन के बारे में पता चला, मिथाइल ब्रोमाइड, HCFC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम नहीं छोड़ सकते। पूछता है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बताओ इसमें से कौन कौन से हैं। 4 दे देगा और चारों में से आपको बताना होगा कौन कौन से हैं। देखो एक हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद कर लेना, रट लेना इसे। ब्रोमीन, हेलॉन, मिथाइल ब्रोमाइड, HCFC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं ये ज़्यादा मतलब 100 साल तक इनकी एज होती है, मगर ग्रीन हाउस गैस इनमें बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत करती है, हमारी अर्थ को हीट बहुत करती हैं, और हीट होने से क्या होता है, हेल्थ इंपैक्ट पड़ते हैं। हेल्थ इंपैक्ट पड़ने से क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक लॉस होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। इन्होंने लास्ट में वही पॉइंट दोबारा बोल दिया है कि किगाली अमेंडमेंट एक पावरफुल अमेंडमेंट था 2016 में, जिसने HFC को फेज आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। तो ये आज हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे @WASIH34 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर हमारे अदर चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि कैसे हम वीडियो को इम्प्रूव करें, और आज के क्वेश्चन के बारे में प्लीज़ ज़रूर बताइए और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए।